अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लास्ट वेंसडे का एफएमसी मीटिंग देखने में सिल्ड न्यूज़ इवेंट लगा, लेकिन बहुत से एनालिस्ट इसे लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश समझ रहे हैं। आज के वीकली अपडेट में हम ये देखेंगे कि किस तरह फिट अपना लिक्विडिटी टैप ओपन कर रहा है और इस हफ्ते जो मैक्रो डेटा आ रहा है वो मार्केट को फिर से ऊपर की तरफ मूव करवा सकता है। तो मैं हूं सलीम खान और आप देख रहे हैं द ब्लैक इकोनॉमिस्ट वीकली अपडेट। और एक रिमाइंडर कि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट के पर्पस के तौर पे बनाई जा रही है। इस साल लगता है कि फेड जॉर्डन पॉल ने संता क्लास का रोल प्ले कर लिया है। क्यों? क्योंकि इसलिए कि पिछले हफ्ते के फेड मीटिंग हेडलाइन के बावजूद एक्सपेक्टेशन से ज्यादा डिविश था और इसकी वजह फेड की 2026 के लिए लोअर देन एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। लेकिन सबसे बड़ी वजह फेड की बैलेंस शीट खुद ही है। जैसे कि आपने सुना होगा कि फेड मिड 2026 तक हर महीने $40 बिलियन का यूएस बॉन्ड खरीदेगा और ये स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म बॉन्ड होंगे। ऑफिशियली इसे क्वांटिटेटिव ईजनिंग या क्यूई नहीं कहा जा रहा, क्योंकि क्यूई यूजुअली लॉन्ग टर्म बॉन्ड खरीद कर यील्ड और इंटरेस्ट रेट को नीचे लाने के लिए ही होता है। लेकिन अनऑफिशियली देखा जाए तो ये सीधा सीधा लिक्विडिटी इंजेक्शन ही है और कुछ नहीं। इसी वजह से मार्केट ने इस न्यूज पर स्ट्रांग रैली दिखाई। खास तौर पर रिस्क एसेट में स्मॉल कैप स्टॉक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और रसल 2000, जिसे रेट बी कहते हैं, एक मिसिव मल्टी ईयर ब्रेकआउट के बिल्कुल करीब है। जो लोग इससे अनफेमिलियर है उनके लिए बताता चलें कि रसल 2000 हिस्टोरिकली आल्ट कॉइन के साथ काफी कोरिलेटेड है। इसकी वजह यह है कि स्मॉल कैप और स्टॉक आल्ट कॉइन दोनों को खरीदने वाले ऑडियंस ज्यादातर रिटेल ही इन्वेस्टर है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या लास्ट वीक का बाउंस एक प्रॉपर रैली में कन्वर्ट होगा या नहीं। इसका जवाब काफी हद तक इस हफ्ते के मैक्रो कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। इस हफ्ते नवंबर के दो सबसे इंपॉर्टेंट डेटा प्रिंट आ रहे हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और दूसरा इन्फ्लेशन। अब आपको पता होगा कि मार्केट के लिए आइडियल सिनारी ये होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा आए और इन्फ्लेशन कम आए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या वाकई ऐसा ही होगा। अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से जेरोम पॉल ने खुद ही कहा कि फेड के मुताबिक एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन ऑफिशियली डेटा से ज्यादा खराब है। इसका मतलब यह है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट एक्सपेक्टेड से बेहतर आ जाए तो मार्केट पर उसका असर लिमिटेड हो सकता है। इसकी एक वजह यह हो सकती है कि हॉलीडेज के अराउंड टेम्परेरी हायरिंग होती है। अब आते हैं इन्फ्लेशन के ऊपर और यहाँ से चीजें इंटरेस्टिंग हो जाती है। इन्फ्लेशन के दो सबसे बड़े कंपोनेंट है, एक रेंट है और दूसरा एनर्जी। यूएस में रेंट तब से गिर रही है जब से ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने इलीगल इमिग्रेशन पर क्रैकडाउन शुरू किया है और अब जो रिसेंट एक्शन हो रहे हैं वो लीगल इमिग्रेशन को भी डैम्पन कर सकते हैं। साथ ही अगर ऑयल प्राइस देखा जाए तो ऑयल प्राइस भी काफी हद तक गिर चुकी है और नवंबर में तो काफी शार्पली नीचे आए हैं। इसका मतलब यह है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से कम आ सकती है, लेकिन शायद ज्यादा फर्क ना हो। अगर आप लास्ट कुछ सालों का यूएस सीपीआई डेटा उठा के देखें तो क्लियर नजर आता है कि इन्फ्लेशन लगभग 3% के आसपास बॉटम हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि फॉल के मुताबिक फेड मानता है कि इन्फ्लेशन का जो थोड़ा सा ओवरशूट है वो ज्यादातर टैरिफ की वजह से है। तो या तो ये टैरिफ स्ट्राइक डाउन हो जाएंगे या फिर साथ ही ये इररिलेवेंट हो जाएंगे टाइम के साथ। इन तमाम फैक्टर को मिलाकर देखा जाए तो अगले हफ्ते का मैक्रो डेटा मार्केट के लिए काफी बुलिश लगता है। बस एक चीज मिसिंग है और वो है क्रिप्टो स्पेसिफिक कैटलिस्ट जो अटेंशन और कैपिटल दोनों को अट्रैक्ट करे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये कैटलिस्ट भी अब सामने आ रहे हैं। ओरेकल जैसे कंपनी के हवाले से जो रिसेंट कंसर्न आए हैं उनकी वजह से इन्वेस्टर दूसरे सेक्टर में कैपिटल रोटेट कर रहे हैं। मार्केट का मानना है कि एआई सेक्टर में ज्यादातर गेन ऑलरेडी हो चुकी है। इस दौरान क्रिप्टो इंडस्ट्री टोकनाइज एसेट की तरफ ज्यादा लीन कर रही है। कॉइन बेस से एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो इस वेंसडे को टोकनाइजेशन के हवाले से एक बड़ा अनाउंसमेंट दे दे। स्टेबल कॉइन भी हेडलाइन में ज्यादा आ रहे हैं। यूट्यूब ने भी रिसेंटली अनाउंस किया कि वो कंटेंट क्रिएटर के लिए PYUSD पेमेंट इंटीग्रेट करेगा। ये दोनों सेक्टर स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन अब क्लियरली मेन स्ट्रीम होते जा रहे हैं। लॉजिक ये कहता है कि हमें उन क्रिप्टो पर नजर रखनी चाहिए जो इन दो नीश में डायरेक्टली इन्वॉल्व है, क्योंकि जब अटेंशन और कैपिटल आएगा तो सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं ही का होगा। स्टेबल कॉइन के लिए लार्जेस्ट चेन्स है इथेरियम, ट्रॉन, सोल, BNB और बेस, क्योंकि ट्रॉन और BNB ज्यादातर ऑनशोर इन्वेस्टर के लिए ऑफ द लिमिट रहेंगे, इसलिए ईथ, सोल और कॉइन बेस का स्टॉक ज्यादा रिलेवेंट हो जाता है। जब तक बेस का टोकन नहीं आएगा तो कॉइन बेस का स्टॉक के ही परफॉर्म करेगा। तो टोकनाइज एसेट के लिए डिस्ट्रीब्यूटेड और एक्टिविटी ट्रेडेबल रा के हिसाब से टॉप चेन है इथेरियम, BNB, सोल, आर्बिट्रम और स्टेलर।
और अगर आप टोटल नंबर ऑफ रॉ होल्डर के हिसाब से देखें तो लिस्ट में फ्लूम, इथेरियम, सोल, एवलांची और पोलीगॉन आते हैं। और अगर आप टोटल रॉ वैल्यू के हवाले से देखें तो चाहे जो भी टॉप करे उसमें कैंटन, प्रेवेंस, जिक्स, सेनिक, एवलांची और पोलीगॉन नजर आते हैं। सीधी सी बात यह है कि ये वो क्रिप्टो है जिन पर अगले कुछ हफ्तों में खास नजर रखनी चाहिए, क्योंकि स्टेबल कॉइन और टोकनाइजेशन स्पॉटलाइट में आते जाते हैं। तो अब सबसे बड़ा पोटेंशियल कैटलिस्ट क्या हो सकता है? क्लैरिटी एक्ट का पास होना, जो रिपोर्ट के मुताबिक मार्केट के करंट एक्सपेक्टेशन से जल्दी आ सकता है। थोड़ी सी लक हुई 2025 के एंड से पहले आ जाएगी। तो समरी ये है व्यूअर्स कि अगला हफ्ता क्रिप्टो मार्केट के लिए माइल्डली बुलिश लगता है, क्योंकि मैक्रो टेलविंड भी पॉजिटिव है और क्रिप्टो स्पेसिफिक कैटलिस्ट भी। लेकिन असल फायरवर्क उसके बाद के 2 हफ्तों में आ सकती है, क्योंकि उस वक्त फेमस सेंटारेली टेक्निकली शुरू हो जाएगी। इस पर हम डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन क्लिक करें, और तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।